आज से आप प्रैक्टिकल पोर्शंस की तरफ हम लोग धीरे धीरे भागेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा कोई भी, चाहे वो केपी का हो या वैदिक का हो या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का हो या कोई भी है, उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होता है दैट इज दशा। क्योंकि केपी में भी आप लोगों ने देखा है बहुत सारा, मतलब डीबीए हम लोगों को देखना ही होता है। बिना डीबीए का कभी भी कौन सा इवेंट कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो पता नहीं चलता। तो कम से कम मुझे तो इतना मतलब मालूम होना चाहिए। कोई भी मान लीजिए कभी आप लोग आगे चल के कभी पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपके स्टूडेंट अगर मान लीजिए ये पूछे कि बताइए दशा क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए दशा के बारे में चाह रहा हूँ कम से कम एक लेक्चर में आप लोगों को ऐसा दे दूं जो भविष्य में आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। और दशा विचार प्रसंग से एकदम दशा विचार शुरू करने से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही उसी तरीके से एक्चुअली दशा या क्वेश्चन समझ में आने से पहले ही ये तो होता है दशा होता क्या है ना। यस सर। दशा होता क्या है, दशा कितने प्रकार का है क्या नहीं है, ये इतना तो आपको तो मतलब यही क्या कहते हैं, मन में ये सारा प्रश्न आता है ना एक्चुअली। हाँ सर। दशा, दशा मतलब होता है जैसे हम लोग विंशोत्तरी दशा जो यूज करते हैं, और दैट इज चंद्र कहाँ पे बैठा है नक्षत्र के हिसाब से, चंद्र वहां वो उसी को बोलते हैं दशा, कालचक्र दशा। हम्म। तो दशा जो होता है वो टोटल होता है 42 प्रकार के। इसको नोट करके रख लेना, क्योंकि ये इतना लिखने के लिए ज्यादा? नहीं, इतना ज्यादा हम लोग यूज एक ही करेंगे, वो विंशोत्तरी। लेकिन दशा कितने अच्छा। प्रकार का है वो इतना तो जान के रखना चाहिए ना। जैसे हम लोग हम्म। जब खोलते हैं, जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर जैसे खोलते हो, जैसे केपी स्टार वन मेरा सबसे फेवरेट वाला जो सब सॉफ्टवेयर है, मैं जब भी इसे खोलते हैं देखिए वहां पे एक दशा का एकदम कंप्लीट हिसाब ही रहता है। देख लीजिए, अभी खोलने दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये सब सर? नहीं, दिखा रहे हैं आपको। देखिए एकदम ऊपर में ही जैसे ही आप लोग सॉफ्टवेयर, चाहे वो एसएसएच हो या जो भी हो, मोबाइल का मोबाइल में जितने केपी का जैसे स्टेलर एस्ट्रोलॉजी वगैरह जितना जो भी सॉफ्टवेयर है, हम्म। जैसे ही आप लोग खोलते हो तो उसमें ये देखो यहाँ पे एक दिया है ना दशा। क्या सर, कहाँ पे? ये देखिए, जैसे अभी अभी मान लीजिए एक कोई भी इसी जगह पे मुहूर्त चार्ट है ना, अभी हम्म। मुहूर्त चार्ट है। तो मुहूर्त चार्ट में जैसे आप लोगों का किसी का भी मान लीजिए, इसमें हम अगर कोई चार्ट ओपन करते हैं, कोई भी चार्ट, ठीक है, तो जैसे ये भी एक मुहूर्त चार्ट ही था। ऑलरेडी चार्ट था शायद, इसमें भी नहीं है, दिखा रहा है आपको, दिखाना जरूरी है, नहीं दिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सर आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ जी हाँ। हेलो, हेलो, आवाज सही है, हम्म। अभी आवाज ठीक है। सही है। हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ ये देखिए, जैसे ये एक मैंने एक एक कुंडली यहाँ पे दिखा हुआ है ना, ये देखिए, एज इतना है, 43 ईयर्स 1 मंथ, ठीक है। हाँ। हम्म। यहाँ जैसे एक आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ जैसी हम्म। दशा, कितना दशा बचा हुआ है वो आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहले दशा किसका आता है, यहाँ पे देखिए चंद्रमा कहाँ पे है,
जुपिटर के राशि में, ठीक है, जुपिटर के स्टार में। मून कहाँ है, देख लीजिए थोड़ा सा। मून, मून दिखाई दे रहा है ना? मून, मैंने बोला ना दशा, विंशोत्तरी दशा देखेंगे तो हमको खाली मून का मतलब का स्टार को देखना है। तो ये देखिए सर मून का। सिर्फ मून को ही देखना पड़ता हाँ है? हाँ हाँ। दशा, विंशोत्तरी दशा में मून जिस स्टार में, जिस नक्षत्र, इसीलिए तो नक्षत्र की दशा बोला जाता है इसको। नक्षत्री दशा बोलने के पीछे कारण तो यही है। मून जैसे यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो पहला दशा जो आएगा वो बृहस्पति का आएगा। यहाँ देखिए इसका जन्म कितना हुआ, 20 जनवरी 1981 को, ठीक है। कितना डिग्री तक ये जा चुका है, 29 डिग्री। देखिए मून 29 डिग्री 20 मिनट 1.52 सेकेंड तक जा चुका है जेमिनी राशि का, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। यानी अब बचा कितना है, 30 डिग्री में से थोड़ा ही से बचा है। उतने में हम्म। देखिए जुपिटर का दशा कितना है, 7/11/1985 तक, यानी 4 साल, लगभग 4 साल, है ना? हम्म। 4 साल हम्म। इसका दशा बचा हुआ है। अब यहाँ से दशा फिर आगे 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 चलते रहेगा, जैसे जैसे ग्रह जिस हिसाब से होता है। जैसे जुपिटर के बाद से शनि आता है, शनि के बाद आता है बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद यहाँ देखिए सॉरी, बुध, बुध के बाद केतु कैसे आएगा? हाँ, देखिए यहाँ, हाँ बुध के बाद केतु, ठीक है। उसके बाद बुध के बाद केतु, फिर वेनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर। तो ये 120 साल का कंप्लीट एक साइकिल होता है। वही हमको देखना है कि मतलब ये कितने डिग्री पे है, उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। लेकिन आपको तो इसका कुछ तो आइडिया होना चाहिए। वही आइडिया के लिए मस्त आज का ये कंप्लीट क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। दशा विचार करने से पहले दशा कितने प्रकार का है थोड़ा सा वो जान लेते हैं। नॉर्मली हम लोग कृष्णमूर्ति सिस्टम में एक ही दशा को फॉलो करते हैं। कौन सा? विंशोत्तरी दशा, 120 साल का। लेकिन वैदिक और जैमिनी में बहुत सारे अलग अलग दशाएं हैं। महर्षि पराशर ने लगभग 42 प्रकार का दशा बताए। बाकी दशा का मतलब उतना जो ज्यादा ये नहीं होता है, क्योंकि अभी उतना बड़ा रिसर्च एस्ट्रोलॉजी में कोई कर ही नहीं रहा है। अगर कोई करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये दशाएं कैसी कैसी होती हैं। जिसमें से ये जो आप देख लीजिए, विंशोत्तरी 120 साल का है। विंशोत्तरी दशा जो है वो 120 साल का है। षोडशोत्तरी दशा आता है जो आपका 116 साल का है। ये भी नक्षत्री दशा है, ये भी नक्षत्र की दशा है। एक आता है, ये वैदिक में इसका कहीं ना कहीं यूज होता ही है, ठीक है। केपी में नहीं है, केपी में सिर्फ 120 साल का जो दशा विचार है हम लोगों का, उतना ही हम लोग मानते हैं। लेकिन बाकी दशाओं को आपको एटलीस्ट अंततः ये समझना जरूरी है, बाकी दशाएं कौन कौन सी है क्या नहीं है। दशाओं का जो परिस्थिति परिवेश होता है, आ, विंशोत्तरी दशा 120 साल का है। विंशोत्तरी, षोड़शोत्तरी, द्वादशोत्तरी 112 साल का, ये भी नक्षत्र की दशा है, ये भी नक्षत्री दशा है। 112 साल का। अष्टोत्तरी दशा ज्यादा चलता है। वैदिक में अष्टोत्तरी दशा जरूर मतलब ये करते हैं, इसका यूज करते हैं। वो 108 साल का है ये। लेकिन केपी में इसका यूज नहीं है। केपी में अभी बहुत सारा रिसर्च करना है।
इन दशाओं पे भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। पांचवा पंचोत्तरी दशा 105 साल का है। छठा जो है शताब्दी का दशा। शताब्दी मतलब समझ रहे हो, 100 साल। यस सर। चतुर्शीति चतुर्शीति दशा वो है 84 ईयर्स का। द्विसप्तति दशा 72 साल का। षष्ठी हायनी दशा 60 ईयर्स का होता है। और षट त्रिंशति दशा वो 36 ईयर्स का होता है। ये 10 दशा नाक्षत्री की दशा है। आगे का जितनी भी 32 दशा है वो नाक्षत्री की दशा नहीं है। माने उनके उसके लिए जो है ना नक्षत्र का परिभ्रमण या नक्षत्र की अवस्था नहीं देखी जाती है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बाकी दशाओं का विचार कर दे रहा हूँ। विचार मतलब नाम भी बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कभी काम आए तो आए, नहीं आए कम से कम जानकारी तो रखिए। नहीं, इस तरह का मैटर बता रहा हूँ। लेकिन बार बार बोल रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा जो दशा के ऊपर फोकस्ड होना है, और वो कृष्णमूर्ति जी जिस पे फोकस्ड हुए थे, हमको भी उसी में फोकस्ड होना है। और वो 120 साल वाला विंशोत्तरी दशा है। उनका ये जो साबलॉर्ड वाला थ्योरी है वो भी 120 साल वाला ये दशा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बाकी दशाओं पे उनका साबलॉर्ड वाला थ्योरी भी नहीं आता। साबलॉर्ड थ्योरी उसी के लिए है 120 साल वाला। इसलिए 120 दशा को उन्होंने बहुत ज्यादा मान्यता दिया था। 11 नंबर एक दशा आता है। अब जो दशा है, अब जो मैं दशाओं के बारे में बात बता रहा हूं, ये कारकांश का दशा है। मतलब हमारे कुंडली बनने के बाद उसमें जो कारकांश आते हैं, जैसे नवांश आते हैं, ठीक है, तो ये राक्षांश आते हैं, ये सब जो दशाएं हैं ये सब कारकांश दशा है। तो नवांश दशा हो वो भी ये नक्षत्र की नहीं है। राष्ट्रांश दशा, ये जितने भी, ये एक्चुअली है क्या, माने हमारे 12 राशि है। 12 राशि, 12 12 के भावस्फुट अलग अलग होंगे। ये भावस्फुट के अनुसार इसका देखिए, ये सब रिसर्च का विषय है। जैसे हमारे प्रथम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव होता है ना, हम प्रथम भाव को क्या बोलते हैं, लगन या तनु भाव बोलते हैं। दूसरे भाव को क्या, सहज माने दूसरे भाव को क्या बोलते हैं, धन धन भाव बोलते हैं ना। तो ये भाव स्फुट के अनुसार अगर दशाओं के देखा जाए तो वो राष्ट्रांश दशा है। मैं इसका कभी कभी यूज करता हूं। मुझे जब एकदम चीजें कहीं से भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये राष्ट्रांश दशा यूज करता हूं, जो भाव स्फुट के अनुसार मैंने राशियों का ये पूरा पूरा की पूरा द्वादश भाव को ही आपने करना क्या है, सहज तरीका बता देता हूं। भाव, जो भी भाव स्फुट बनेंगे उसको ना, माने जैसे घंटा मिनट, यहाँ पे जैसे डिग्री मिनट वगैरह है ना, तो हम लोगों को, हम लोग के, हम पहले इसको कला विकला ये सब आता था परिमाप। उस समय तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता नहीं था। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम लोग माने पढ़ते थे एकदम शुरुआती दौर में, तो उस समय हाथ से करना पड़ता था। तो कला विकल आदि में इसको परिवर्तन कर देते थे, घटी विघटी इत्यादि सब कुछ। फिर वहां से ये कैलकुलेशन होता था। आजकल इसकी आवश्यकता नहीं है, आजकल इसका जरूरत नहीं पड़ता है।
इसके बाद जो दशा हम बता रहे हैं, ये दशा देखिएगा कभी कभी अगर रावण संहिता कभी पढ़ने का मौका मिले तो ये इसमें से मैं अभी जो बता रहा हूँ कुछ दशाएं शायद वहां पे आपको मिलेगा। जैसे काल दशा, काल दशा का यूज होता था, चक्र दशा, सुदर्शन चक्र दशा, है ना, काल चक्र दशा, ये दशाएं यूज होता है। झोरा नामक देखिएगा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें इसमें से ये जितना 42 प्रकार का मैं दशा बताऊंगा, कुछ दशाओं का देखिएगा वहां पे यूज हुआ है। वैदिक में अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो इन दशाओं के बारे में आपका आइडिया होना बहुत जरूरी है। मुझे जहां तक याद है बीएचयू में बीएचयू का मतलब वो ये थे, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर जो बीएचयू से थे, उन्होंने एक किताब लिखा था, एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन वहां पे ये काल चक्र दशा के बारे में उनका चर दशा और काल चक्र दशा के बारे में मैंने पढ़ा था। अभी एग्जैक्टली किताब का नाम याद नहीं है। बाकी बहुत सारी दशाएं जो है वो भी जैसे नवांश स्थिर दशा, चर दशा, है ना, प्लेन स्थिर दशा, चतुर्भित उत्तर दशा, ब्रह्म ग्रहाश्रित दशा, ये सब का कभी कभार जहाँ मतलब वर्णन मिलता है, कहीं 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 इसका वर्णन मिलता है, लेकिन आजकल इसकी जो प्रैक्टिकल यूज है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग ना जनरली बहुत इजी वे से चलते हैं। सिर्फ नेटल चार्ट को देखते हैं, और नेटल चार्ट देखने के बाद ही जो है हम लोग बस वो नेटल चार्ट में माने ऑक्यूपाइड जितने प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह बैठा हुआ है, वो उसके एक दूसरे की रिलेशंस वगैरह देख के हम लोग कर लेते हैं कि हाँ इसी में इतना रिजल्ट आएगा। लोगों के पास टाइम भी कम है ना, उतना परिश्रम भी करना, और परिश्रम करने के लिए फीस भी होता है, कोई फीस देना भी नहीं चाहता है उतना। इसके अलावा कुछ और दशाओं का नाम है, वो भी बता देता हूँ। केंद्र दशा, कारक केंद्र दशा, कारक ग्रह दशा, ये जर्मनी में यूज होता है। कारक केंद्र दशा, कारक कारकांश जो दशा है, कारक ग्रह दशा, ये सब जर्मनी में यूज होता है। केंद्राधिपति योग का जो निर्णय करना होता है, तो उसमें केंद्र दशा की अवस्थान ली जाती है। तो जिन्होंने जैमिनी को बहुत अच्छा से पढ़ा होगा वो शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे। तारा है से वेद, भेद अगर कोई भेद तो जानते ही हैं लोग, लगभग कितने भेद में आता है। इसके अलावा कुछ और दशा है, जैसे मंडूक दशा है, शूल दशा है, नक्षत्र दशा है, जोगार्थ दशा, इसके अलावा एक दृग दशा होता है। दृग दशा वो बल वगैरह देख के ग्रहों का दशा निर्णय किया जाता है, वो दृग दशा होता है। त्रिकोण दशा, त्रिकोण दशा तो ट्रायंगल जो हम लोग बोलते हैं, ट्राइन वगैरह, तो ये इसका तो कुछ जो एस्ट्रोलॉजर हैं शायद यूज करते भी होंगे। बीएनएन में तो इसका यूज होता ही है, लेकिन त्रिकोण दशा बोल के नहीं होता, वो ट्राइन बोल के उनका यूज करते हैं। त्रिकोण दिखा
सबसे जो यूजफुल दशा होता है वो नक्षत्रादि दशा और नवतारा दशा। नवतारा अगर कोई पढ़े हैं तो नवतारा दशा उनको मालूम है। वर्णद दशा, पंचस्वरा दशा, योगिनी दशा। योगिनी दशा की भी बहुत ज्यादा माने यूज होता है। योगिनी दशा तो वैदिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। पिंड दशा, अंशज दशा, रश्मिज रश्मिज दशा, निसर्ग निसर्ग दशा, अष्टवर्गज दशा। अष्टवर्ग को हिसाब से, अष्टवर्ग के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो वो अष्टवर्गज दशा का निर्धारण करना पड़ता है। उनके अम, चक्र के अनुसार अष्टवर्ग का जो नियंत्रण होता है हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर या गोचर के ऊपर, तो ये अष्टवर्ग दशा उसको जो है आपको क्लियरली बताता है। चंदा दशा और पाचक दशा, ये टोटल 42 प्रकार का दशा है। इन्हीं दशाओं में से हमें मेनली हमें सीखना है, क्योंकि हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी पे अधिक महत्व दे रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो दशा विचार, ये विंशोत्तरी दशा विचार के बारे में हमें आइडियाज होने चाहिए। आइडियाज होने चाहिए। जैसे ऐसे तो नॉर्मल जब हम अलग से केपी का दशा भुक्त अंतरा के रिलेशंस बताए, वो तो ऑलरेडी कुछ हद तक तो हम लोगों ने बात कर चुके हैं इसके बारे में। और डिटेल्स में धीरे धीरे जब डीबीए का कंप्लीट अवधारणा ये करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उस समय फिर और ज्यादा बताएंगे। मैंने बताया चंद्रस्फुट से ही दशा गणना होता है। विंशोत्तरी दशा में जो 120 साल का जो क्या बोलते हैं दशा गणना है, तो महर्षि पराशर जी भी इसको बहुत ज्यादा अधिक महत्व दिए थे। साउथ में इसका वर्णना बहुत ज्यादा होता था। ये टोटल 9 ग्रह का कुल मिला के 120 साल का एक साइकिल है। हमारे जो मान्यता है ज्योतिष पे, हम मानते हैं कि मानव का पूर्ण आयुष्काल जो होता है वो 120 साल का होता है। और जिस वक्त हम पैदा हो रहे हैं, वो पैदाइशी टाइम पे, जन्म नक्षत्र के समय, मतलब चंद्रमा जहाँ पे बैठा है वहां से दशा भुग्य वर्षादि इत्यादि वहां से निर्णय किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। और फिर लगातार, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वैसे ही वो कंटिन्यू होते रहते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उदाहरण मतलब जैसे ये मान लीजिए आज 20 जनवरी 1981, टाइम ऑफ चार्ट, टाइम ऑफ चार्ट 1113। एक मिनट, ऐसा देखते हैं।
ये देखिए ये टाइम ऑफ चार्ट कौन सा है? 19:28 43 सेकेंड, 25 फरवरी 2024। अब इस वक्त मान लीजिए कोई पैदा हुआ है, तो चंद्रमा है कहाँ? वेनस में। लियो का 23 डिग्री 50 मिनट 24.84 सेकेंड, ये मून का एग्जैक्ट अवस्थान है। दशा कौन सा स्टार्ट हो रहा है? दैट इज, सबसे पहले वेनस का दशा होगा। वेनस, वेनस के बाद फिर वेनस दशा कितना है? ये 23/5/2028 तक का है। फिर ये दशाएं इस तरह से चलती रहेंगी। सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सेटर्न, मरकरी, केतु और वेनस। वेनस देखिए यहाँ कितना, इसके हिसाब से अगर देखें, आज ये 2024 है। 2024 ये 4 साल का हमारे पास बचा हुआ है। वेनस का टोटल माने ईयर कितना बटा हुआ है? 20 साल, है ना? 20 साल में से 16 साल बच गया। देखिए 28 के बाद यहाँ देखिए 16 साल इधर आ गया, टोटल 120 साल हो गया। अल्टीमेट 120 ही साल होता है, यही है विंशोत्तरी दशा। तो जितना दिन बचा हुआ है, अब देखिए जिस तरह से दशा चलता है उसी तरह से भुक्ति भी चलेगा। जैसे सेटर्न, सेटर्न महादशा शुरू हो रहा है तो 23/5/2028 में। सेटर्न में सान, सान में, सान का भुक्ति शुरू हो रहा है 23/5/2028, 7:28 के बाद सूर्य का महादशा शुरू हो रहा है। तो सूर्य के महादशा में सबसे पहला भुक्ति किसका आएगा? सूर्य का आएगा। उसके बाद भुक्ति किसका आएगा? चंद्रमा का आएगा। फिर इस तरह से बारी बारी मार्स, राहु, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, मरकरी, बुध, केतु और फिर वेनस। ये इसी क्रम से जो है चलता है। अब मान लीजिए भुक्ति जैसे स्टार्ट हो गया, तो भुक्ति से फिर अब अंतरा होगा। तो सूर्य की महादशा, सबसे पहले सूर्य की भुक्ति होगी। जिसका महादशा शुरू होगा सबसे पहला भुक्ति उसी का आएगा और अंतरा भी उसी का आएगा। अंतरा देखिए ये 28/5/2028 तक का है। उसके बाद सूक्ष्म देखिए वो भी सूर्य का आया, प्राण भी सूर्य का आया। इसी तरह से क्रम से जो है 100 माने ये विंशोत्तरी दशा इसी क्रम से चलता है। अब देखना क्या है दशा विचार में? दो चीज देखना बहुत जरूरी है। एक प्लैनेट वगैरह जो देखेंगे वो तो देखेंगे, लेकिन जैसे महादशा के साथ भुक्ति का रिलेशन क्या है? यहां जैसे देखिए महादशा मान लीजिए सूर्य का है, सान का है। यहाँ कोरुलिंग में कौन कौन आया? सेटर्न, राहु और सेटर्न। ये तीनों के साथ इसका रिलेशन बना है। ये तीनों ही महादशा में ये कोरुलिंग प्लैनेट जो होंगे, या जैसे अगर कोई प्लैनेट सान के साथ कंजंक्शन में हो, जैसे यहां देखिए मार्करी, सेटर्न, ये इनके साथ रिलेशन अच्छा है। यानी सूर्य को अपनी महादशा में जो जो रिजल्ट देना होगा वो इन्हीं के जरिए देगा।
जब भी इसका भुक्ति आएगा, अंतरा आएगा या सूक्ष्म आएगा। ये दशा विचार के लिए ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के साथ किसी दशा माने दशापति, भुक्तिपति या अंतरापति के साथ अगर रिलेशन ना हो तो रिजल्ट नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है, आप देख लीजिएगा। जैसे सूर्य की दशा में जब भी, क्योंकि सेटर्न मार्करी के साथ अच्छा रिलेशन है, यहाँ पे कॉन्जंक्शन है, और यहाँ देखिए राहु के साथ भी अच्छा रिलेशन है, क्योंकि राहु सेटर्न की स्टार लॉर्ड है और सेटर्न खुद अनटेनेंटेड है। तो सेटर्न अपनी दशा में अपना रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। रिजल्ट एग्जीक्यूट करेगा कौन? राहु। टेस्ट कौन देगा? सेटर्न। लेकिन सेटर्न यहाँ देखिए सान के साथ एकदम बिल्कुल कंजंक्शन में है, यानी सेटर्न को जो रिजल्ट देना होगा वो सान माने सान को जो भी रिजल्ट देना होगा वो सेटर्न की भुक्ति में, सेटर्न की सूक्ष्म में, सेटर्न के अंतरा में सूर्य को अपनी रिजल्ट देने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी इवेंट, जैसे सान का कारकत्व देख लीजिए यहाँ कौन कौन सा है। सूर्य का कारकत्व है 7, 6, 12। साथ में कुछ भी हो सकता है, जितना कारकत्व आप लोगों ने हाउस के हिसाब से पढ़ लिया। तो सप्तम हाउस का कोई भी रिजल्ट अगर सूर्य देना चाहे तो इस पीरियड में वो दे सकता है। कौन कौन सा पीरियड होगा? या तो मार्करी की भुक्ति में हो सकता है, जैसे यहाँ है मार्करी की भुक्ति। शनि की भुक्ति यहाँ है, शनि की भुक्ति में दे सकता है। अगर अ, इनके साथ रिलेशन अच्छा ना हो, दशानाथ, भुक्तिनाथ और अंतरापति, इनके अंदर अगर रिलेशन ना हो, यूं समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देके हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आप ऑफिस का बहुत बड़ा बॉस है, आपके अधीन कोई ऑफिसर काम करेंगे, उसके अधीन मान लीजिए एक, छोड़िए उतना उतना दूर, आपको छोड़ दी, एक पोस्ट ऑफिस जो आप लोग जनरली जो जानते हैं, पोस्ट ऑफिस का आदमी चीटियों को सॉर्ट आउट करके कहाँ कहाँ डिलीवरी देना है बोल दिया। अंतरापति डिलीवरी देगा, मतलब ये वाला लास्ट वाला। लेकिन ये जो है ना, आप तो इसको देंगे, भुक्ति को देंगे, क्योंकि आपके ठीक नीचे का कार्य यही करते हैं इनके ऊपर। इनका आपके साथ बनता नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं? मिसप्लेस कर सकते हैं। फिर बाद में बोल देंगे सर, ओहो सर, हमने तो देखा ही नहीं था। मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं। तो इसलिए भुक्तिपति पे ध्यान बहुत ज्यादा होना चाहिए। दशापति देना चाहता है, भुक्तिपति देना नहीं चाहता है, अंतरापति देना चाहता है, इवेंट नहीं हो पाएगा। दशापति, भुक्तिपति और अंतरापति पे अच्छा रिलेशन हो, इवेंट तुरंत हो जाएगा। मान लीजिए मेरे घर में ये चिट्ठी डिलीवरी करने के लिए आएगा, मैंने इनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मैंने इनको बोल दिया, और इनका इनके साथ अगर अच्छा रिलेशन हो तो ही मेरे घर में जल्दी वो चिट्ठी आएगी। इनके साथ इनके साथ अगर इनका रिलेशन अच्छा ना हो तो ये डिले कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ उतना ही है ना, पहुंचा देना। इनके पास जितना मान लीजिए 100 डिलीवरी है, 100 डिलीवरी इनको दिया है, ये 100 डिलीवरी तो आप 100 घर में जाके कर देंगे। लेकिन इनके साथ इनका तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है।
बीच में ये जो ऑफिसर होंगे, यही मेन है। इसलिए कभी भी कोई भी इवेंट देखना हो, सबसे पहले देख लीजिएगा दशा भुक्ति अंतरा की रिलेशन क्या है। क्या भुक्तिनाथ अगर रिलेटिव में से आता है, मतलब एक दूसरे के कोरिलिंग में आते हैं, या कॉन्जंक्शन में आते हैं, या किसी तरीके से अच्छे मतलब क्या कहते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो काम जल्दी होगा, अदरवाइज काम होने में लेट होगा। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये ऐसे जगह पे मिसप्लेस कर दिया कि फिर इसको खोज के मिलेगा ही नहीं। ये तो सोचा है कि चलो हमने तो दे दिया, और इसको तो मालूम ही नहीं है कहाँ से आएगा, कौन देगा। ये है दशा विचार का, खास करके कृष्णमूर्ति पद्धति में, जो केपी एस्ट्रोलॉजी में, ये दशा विचार का मूल तत्व है। इसलिए इवेंट होने से, इवेंट को जब भी आप निर्धारण करेंगे कि कब होगा, घटना कब घटेगी, तो डीपीओ देखना है। तो उस तरह का माने दशा भुक्ति को छोड़ देना जिसके साथ आपस में रिलेशन नहीं है, न्यूट्रल होना